गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एचएसएम का आज छठवां लेसन की दूसरी क्लास आज स्टार्ट करेंगे। कल बताए थे हम ऑर्फिस क्या है और ऑर्फिस के वर्गीकरण को समझाए थे। ऑर्फिस का वर्गीकरण जो होता है चार टाइप से वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि ऑर्फिस को हम चार प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं या करते हैं। जी, पहला होता है आकार के आधार पे, दूसरा शेप के आधार पे, तीसरा जो है प्रति प्रवाह की ओर ऑर्फिस की धार की आकृति के आधार पे, और जो चौथा है वह विसर्जन की प्रकृति नेचर ऑफ डिस्चार्ज के आधार पे हम ऑर्फिस को वर्गीकृत करते हैं। तो पहला हम इसमें डिफाइन किए थे कि साइज के आधार पे ऑर्फिस कितने प्रकार का होता है। साइज के आधार पे ऑर्फिस दो टाइप का होता है, एक छोटा ऑर्फिस और एक बड़ा ऑर्फिस। छोटा ऑर्फिस जो होता है जिसकी गहराई ग्रेटर देन 2 डायमेंशन से अधिक हो तो ये छोटा ऑर्फिस होता है, और जिस द्रव की गहराई 2 डायमेंशन से कम है, यानी कि गहराई कम होती है, डायमेंशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे बड़ा ऑर्फिस होता है। तो इसी के आगे हम दूसरा है इसमें आकृति मतलब शेप। आकृति के आधार पे जो ऑर्फिस है वो कितने टाइप का होता है। तो आकृति के आधार पे जो है ऑर्फिस जो हो, जैसे मतलब कि आयताकार हो सकता है, यानी कि इस टाइप का ऑर्फिस हो सकता है, फिर वृत्ताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है ऐसे, और फिर है त्रिभुजाकार। तो इस 3 टाइप से हम ऑर्फिस बना सकते हैं, यानी कि किसी भी टंकी में ऑर्फिस 4 टाइप से हम ऑर्फिस बना सकते हैं आकृति के आधार पे। आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, यानी वृत्ताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार और त्रिभुजाकार। तो ये हो गया। ये जो ऑर्फिस होता है यह वर्गाकार होता है, ये जो ऑर्फिस होता है यह वृत्ताकार होता है। ये जो ऑर्फिस होता है यह आयताकार होता है। और ये जो ऑर्फिस है यह वर्गाकार होता है, और ये होता है त्रिभुजाकार। तो ये 4 टाइप के ऑर्फिस होते हैं आकृति के आधार पे, है ना। कभी ज़्यादातर यूज टंकी में जो ऑर्फिस होता है वह वृत्ताकार होता है, गोल आकार की आकृति ज़्यादा होती है टंकी में, है ना। तो इसे हम ऑर्फिस की साइज देते हैं। फिर है अगला है प्रति प्रवाह की ओर ऑर्फिस की धार की आकृति, है ना। अगला है प्रति प्रवाह की ओर ऑर्फिस की धार
की आकृति, धार की आकृति, मतलब कि प्रति प्रवाह की ओर ऑर्फिस की धार की आकृति जो होती है, इसमें जो है जैसे कि जब ऑर्फिस से पानी जब फ्लो करेगा, जब पानी बहेगा तो या पानी गुजरेगा तो वहाँ पे उसकी एक आकृति बनेगी, उसकी एक आकृति बनेगी, है ना। कभी शार्प बनेगी, मतलब कि शार्प का मतलब पतली, है ना, पतली आकृति। कभी वर्गधार होती है, यानी कि वर्ग के अनुसार, जैसे कोई भी छोटा सा टिल्लू पंप है, अगर टिल्लू पंप से पानी जब निकलता है, देखते हैं तो गोल आकार की निकलती है, तो वो होता है वर्गधार आकृति, है ना। फिर एक है गोलधार या घंटामुखी ऑर्फिस, है ना। तो धार के आकार से हम धार के आकार के नुमा जो होती है जो ऑर्फिस, वह उसके आधार पर 3 टाइप की ऑर्फिस होती है ना। एक होती है तीक्ष्ण धार जैसे मतलब कि ऐसे ऑर्फिस, जैसे कोई भी है, अगर हम कटिंग ऐसे कर दें, ये टंकी है मान लीजिए, है ना। अगर इस टंकी में हम अगर कटिंग ऐसे कर दें, अगर ऐसे कर दें, और ये ऐसे हो जाए, है ना। जब इस शेप में होता है, जब इस शेप में होता है तो पानी जो है ऐसे बहता है, यानी कि पतली धार की नुमा, है ना। इसकी धार इधर फैल जाएगी, धार जो है फैल जाएगी, यानी तीक्ष्ण हो जाएगी, पतली हो जाएगी, शार्प हो जाएगी, जिसके कहते हैं, है ना। यानी कि इसको कहेंगे हम तीक्ष्ण धार, है ना, या इसको कहेंगे शार्प एज धार, है ना। तो इस तरह ये धार हो जाएगी, पहली हो गई। दूसरा जैसे वर्गकार का मतलब ये हो गया, अगर हम टंकी में इस तरह से बना दें, ऐसे अगर रहेगा, है ना, तो जो पानी फ्लो करेगा वह एकदम वर्गाकार ऐसे, है ना, वर्ग के आकार यानी गोल आकार के नुमा पानी फ्लो करेगा, है ना। गोल आकार का पानी, जितनी साइज रहेगी उतनी आकार में एकदम भर कर पानी गोल आकार में पानी फ्लो करेगा, है ना। तो ये होती है वर्ग, मतलब इस वर्ग, इसको कहेंगे वर्गधार, है ना, स्क्वायर एज, ठीक है। तीसरा है गोलधार, ये तो वर्ग के नुमा हो गई, है ना, ये वर्ग के नुमा हो गई, है ना, यानी कि जितनी लंबाई जितनी चौड़ाई उस तरह वर्ग हो गई, है ना। अब है गोल आकार की, अगर गोल आकार की हमें बनाना है, जो गोल आकार की, तो यहाँ पे हम ऐसे बनाएंगे, ये थोड़ा हम ऐसे कर देंगे, है ना, और इधर का भी आकार हम ऐसे कर देंगे, ये गोल कर देंगे ये थोड़ा सा। तो जब ऐसा आकार रहेगा तो यहाँ पे जो पानी ऐसे जाएगा ये गोलाकार होकर जाएगा, है ना, ऐसे गोलाकार बनकर पानी फ्लो करेगा, गोलाकार का। तो इसको कहेंगे हम गोल धार या घंटामुखी ऑर्फिस, इसको कहते हैं हम
गोल धार या घंटा मुखी ऑर्फिस। समझ में आई? घंटा मुखी मतलब कि जो मंदिरों में जो घंटा बजाते हैं, है ना, उस टाइप की जो धार होगी, उस टाइप की वो धार होगी, तो इसको कहेंगे हम घंटा मुखी। तो कहने का मतलब ये प्रति प्रवाह की ओर ऑर्फिस की धार की आकृति, मतलब कि जब प्रवाह हो रहा है उसकी धार की आकृति के आधार पे जो ऑर्फिस होते हैं। तो समझ में आई? तो धार जैसा हम बनाएंगे टंकी में, धार जैसा हम टंकी में जैसे बनाएंगे तो वैसा हम पानी फ्लो करेगा, वैसी पानी की आकृति होगी। समझ में आई बात? अब है विसर्जन की प्रकृति। इसके बाद है विसर्जन की प्रकृति। तो विसर्जन की जो प्रकृति है उसके आधार पर देख लीजिए, ये दूसरा था, ये तीसरा था और चौथा। पहला जो था वो आकार था, साइज, ठीक है। अब चौथा है विसर्जन की प्रकृति। नेचर ऑफ डिस्चार्ज। इसके आधार पे जो होती है ऑर्फिस, विसर्जन के आधार पर जो ऑर्फिस है वह भी निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से मुख्य 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से मुख्य 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मुक्त ऑर्फिस, यानी फ्री ऑर्फिस। दूसरा है निमज्जित ऑर्फिस, निमज्जित ऑर्फिस। सबमर्ज तीसरा है अंशतः निमज्जित ऑर्फिस, अंशतः निमज्जित ऑर्फिस। पार्शियली सबमर्ज ऑर्फिस, है ना। तो ये 3 टाइप की ऑर्फिस होती हैं। तो इस 3 टाइप की ऑर्फिस में यदि अगर हम कहें कि यदि किसी ऑर्फिस में से होकर द्रव वायुमंडल या टंकी में बहता है, जब कोई द्रव ऑर्फिस में से होकर द्रव वायुमंडल या टंकी में बहता है तो इसे मुक्त ऑर्फिस कहते हैं। समझ में आई बात? मतलब कि जो टंकी है, टंकी जो पानी से भरी हुई है ना, टंकी में पानी, टंकी जो है द्रव से भरी गई है और द्रव जो है ऑर्फिस में से होकर ऐसे बह रहा है, ऑर्फिस से वायुमंडल में बह रहा है या टंकी में बहता है, तो इसे मुक्त ऑर्फिस कहते हैं। तथा इसी विसर्जन को हम मुक्त विसर्जन भी कहते हैं। इसी को हम
मुक्त विसर्जन कहते हैं। समझ में बात? मतलब कि अगर कोई टंकी है, मान लीजिए ये कोई टंकी है, यहां से पानी बह रहा है तो ये मुक्त बह रहा है, ये से बह रहा है ना, फ्री होकर बह रहा है ना, किसी फोर्स से नहीं बह रहा है, ऐसे ही बह रहा है, तो उसे कहेंगे हम मुक्त विसर्जन, मुक्त ऑर्फिस, है ना। दूसरा है निमज्जित ऑर्फिस। तो अगर हम कहें कि ऑर्फिस में से होकर द्रव इस प्रकार बहता है कि इसके दूसरी ओर भी द्रव तल ऑर्फिस के ऊपरी किनारे से ऊपर है। मतलब कि अगर हम कहें कि ये पानी ऐसे बह रहा है कि जिस माध्यम में जा रहा है पानी, वहां पे भी पानी है, जैसे मतलब कि ऐसे ऑर्फिस बना हुआ है और इस ऑर्फिस में से पानी बह रहा है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पानी यहाँ पे जमा हुआ है पहले से, तो तब भी इस पानी ये इधर से इसमें फ्लो कर रहा है ना। मतलब कि ये पानी इधर से बह रहा है, इस ऑर्फिस में से होकर गुजर रहा है, मतलब कि ये पानी एक ओर से दूसरी ओर बह रहा है, तो यह दूसरी ओर भी जो जिस तल में चौंक रहा है पानी, उस तल पर भी पानी है ना। तो इसको कहेंगे हम निमज्जित ऑर्फिस, इसको कहेंगे निमज्जित ऑर्फिस। तीसरा है यदि किसी ऑर्फिस में से द्रव का प्रवाह ऐसी दशा में होता है, यदि किसी ऑर्फिस में द्रव का प्रवाह ऐसी दशा में होता है जिसमें ऑर्फिस की दूसरी ओर द्रव तल इसकी ऊपरी तथा निचले किनारों के बीच में होती है ना। मतलब कि ये तो द्रव का तल इसमें ऊपर था, है ना, ऊपरी किनारे पे था, लेकिन जो तीसरा जो टाइप है, ये जो है तीसरा जो टाइप देख रहे हैं अंशतः निमज्जित ऑर्फिस, इसमें जो है जो द्रव का तल है वह इसके सीध में ही है, द्रव का तल जो है इसके सीध में ही है और ये पानी इसमें जा रहा है, ये पानी इसमें जा रहा है और यहाँ का दूसरी ओर भी द्रव तल का यहाँ पे है और यहाँ से पानी उधर जा रहा है, तो उसको कहेंगे अंशतः निमज्जित ऑर्फिस। समझ में आई बात? उसको कहेंगे अंशतः निमज्जित ऑर्फिस, ऐसे पानी जा रहा है। पार्शियली अंशतः का मतलब कि बहुत धीरे धीरे पानी जा रहा है, बहुत कम पानी जा रहा है। जब पानी इधर है तो कहाँ से पानी जाएगा? पानी इधर पहले से ही, तो धीरे ही धीरे जाएगा ना, तो इसको कहेंगे अंशतः। फिर आगे है जेट संकोच। अगला हम पढ़ेंगे जेट संकोच। जेट संकोच वेना कंट्रैक्टा। इसमें देखिए कोई टंकी है, मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए कोई टंकी है ना। अब यहाँ पे इसमें से पानी बह रहा है, अगर इसमें देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, वो हम यह ऊंचाई तक इसमें पानी भरा हुआ है ना। इसमें यह ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है इस टंकी में, और इस ऑर्फिस की जो डायमेंशन है वो मान लेते हैं स्मॉल डी।
इस ऑर्फिस की डायमेंशन मान लेते हैं स्मॉल डी है। तो कह रहा है कि और इधर एक जेट लगा हुआ है, इधर एक जेट लगा हुआ है ना, इधर एक जेट लगा हुआ है और यहाँ पे एक माध्यम है ना। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कह रहा है कि यदि ऑर्फिस छोटा है, यदि ऑर्फिस जो है छोटा है और प्रवाह कराने वाला शीर्ष जो है यच अपेक्षाकृत अधिक है, मतलब कि ऑर्फिस देख रहे हैं बहुत छोटा है और प्रवाह जो है ऊंचाई तक से ही आना है ना, वो बहुत बड़ा है। तो ऑर्फिस में से द्रव जेट के आकार में निकलता है, जेट के आकार में निकलता है, मतलब कि ऐसे तीव्र, जैसे ऐसे जेट लगाएंगे ऐसे जेट बना देगा, है ना, ऐसे जेट बना देगा, जेट है ना। तो कहने का मतलब ये है कि टंकी में द्रव कण चारों ओर से ऑर्फिस की ओर जाता है और इन कणों का पथ अपसारी हो जाता है, अभिसारी होता है। द्रव कण जो है एकदम अपना रास्ता नहीं बदलता, मतलब कि इसको इतना पर्याप्त जल है कि ये रास्ता अपना बदल नहीं रहा है, सीधे इसी रास्ते से यह फ्लो कर रहा है, यानी बह रहा है ना। यानी कि ऑर्फिस में से बाहर निकलने पर भी यह कुछ दूरी तक उसी पथ पर चलता है, मतलब कि ये कुछ दूरी पर इसी ऑर्फिस से निकलता है तब भी आगे जाकर उसी दूरी पर ये उतना ही दूरी तक वह चलता है ना। तो इसी कारण द्रव जेट की 1-1 अनुप्रस्थ काट का संकोच होता है, मतलब कि यहाँ पे एक जेट लगा देते हैं, एक जेट 1-1 करके एक हम यहाँ पे जेट लगा देते हैं, अनुप्रस्थ काट का संकोच लगा देते हैं और इसके बाद द्रव कण फिर फैल कर चलता है। मतलब कि अगर हम यहाँ से पानी अगर बहेगा तो अगर हम यहाँ से कुछ लगा देंगे, हम कुछ जेट लगा देंगे तो वहाँ से पानी फैल जाएगा, फैल जाता है कि नहीं। जैसे हम ऐसे पानी बह रहा है, अगर हम ऐसे उंगली कर देंगे तो वहाँ से क्या पानी फैल जाएगा कि नहीं फैलेगा, है ना। तो वहाँ पे पानी फैल जाता है तथा जेट के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने लगता है। जो जेट है उसका अनुप्रस्थ जो काट होगा वह बढ़ने लगेगा, है ना। मतलब कि अनुप्रस्थ काट का मतलब ये हो गया कि जो ये पानी बह रहा है ना, उसी को जेट कहते हैं। जितने पानी जितना फ्लो कर रहा है, जितनी चौड़ाई में, जितनी क्षेत्रफल में फ्लो कर रहा है, यानी बह रहा है, उसी को जेट कहेंगे। लेकिन जब हम इसमें क्वेश्चन ऐसे अनुप्रस्थ काट लगा देंगे, द्रव जेट की फैला देंगे, तो इसमें पानी और भी उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने लगता है। तो अनुप्रस्थ काट 1-1 जहाँ पर जेट की काट का क्षेत्रफल न्यूनतम होता था, उसी को हम कहते हैं जेट संकोच, उसी को कहते हैं जेट संकोच। समझ में आएगा? उसी को हम कहेंगे जेट संकोच। मतलब कि पानी देखिए यहाँ पे, ये जेट संकोच मतलब कि यहाँ पे पानी यहीं पे बह रहा था, d/2 यहीं तक था, है ना। लेकिन जब इसमें हम कुछ ऐसे माध्यम लगा दिए, जब हम इसमें कुछ माध्यम लगा दें तो इसकी दूरी बढ़ गई जेट की, आगे तक और पानी फ्लो करने लग गया, समझ रहे? पानी और आगे तक फ्लो करने लग गया, तो उसी को हम कहेंगे जेट संकोच। यानी कि अनुप्रस्थ काट 1-1 की काट का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, जब न्यूनतम था तो उसी को हम जेट संकोच कहते हैं, वही जेट संकोच कहलाता है ना। लेकिन जेट संकोच पर जेट का क्षेत्रफल न्यूनतम होने के कारण यहाँ द्रव कणों का वेग अधिकतम था, द्रव के कण का वेग अधिकतम था, है ना।
लेकिन जेट संकोच पर द्रव प्रवाह रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, यानी कि जो भी द्रव रेखाएं जो भी हैं वो समांतर गति से रहेंगे।